राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है आंतरिक सज्जा। तो आंतरिक सज्जा संबंधी जो भी क्वेश्चन आया जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट जीआरएफ, अन्य एग्जाम में पूछा गया है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उससे हम देखेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि आंतरिक सज्जा क्या है। तो आंतरिक सज्जा जो कि सुखद वातावरण की रचना करने की मनुष्य की इच्छा संभवतः है, उतनी ही पुरानी है। मतलब मनुष्य की इच्छा संभवतः उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी सभ्यता है। आंतरिक सज्जा मतलब सुखद वातावरण की रचना करने की मनुष्य की इच्छा संभवतः उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी सभ्यता होता है, जितनी की हमारी सभ्यता होता है। तो किंतु व्यवसाय के रूप में आंतरिक सज्जा डिजाइनिंग तुलनात्मक रूप से नया क्षेत्र है। किंतु जो है कि व्यवसाय के रूप में आंतरिक डिजाइनिंग तुलनात्मक रूप से नया क्षेत्र है। सजावटी कला आंतरिक सज्जा का अर्थपूर्ण भाग है। सजावटी कला सजावटी कला सजावटी कला आंतरिक सज्जा का मुख्य भाग है, अर्थपूर्ण भाग है। आधुनिक समय में ऐसे सभी व्यक्ति जो मनुष्य निर्मित वातावरण को आकर प्रदान करने से संबंधित हैं, वह वातावरणीय डिजाइन के पूर्ण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अतः आंतरिक सज्जा का अर्थ वातावरणीय डिजाइन से होता है। अतः आंतरिक सज्जा का अर्थ क्या है? वातावरणीय डिजाइन से होता है, डिजाइन से होता है। तो वातावरणीय डिजाइन से होता है। तो वर्तमान समय में स्थान एवं मूल्य साधन है। स्थान क्या है? स्थान एक जो है कि मूल्य साधन है। वर्तमान समय में स्थान एक मूल्य साधन है। मूल्य साधन है एक, मूल्य साधन है एक स्थान, मूल्य साधन है। अतः इसका उपयोग विचार पूर्वक एवं सावधानी और आदर के साथ करना चाहिए। स्थान का जो है कि इसका उपयोग जो है कि विचार पूर्वक एवं सावधानी और आदर के साथ करना चाहिए। जैसे कि फ्रैंक और लाइट राइट ने क्या कहा है आंतरिक सज्जा को? फ्रैंक फ्रैंक और लॉयड, फ्रैंक और लॉयड ने आंतरिक सज्जा को क्या कहा है? तो उसने कहा है कि मतलब स्थान को क्या कहे? स्थान को आंतरिक भाग को अभिव्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। फ्रैंक और लॉयड जो है कि स्थान को फ्रैंक और लॉयड लॉयड मतलब ये तो लिख दिया है, ड रहेगा यहाँ पर। लॉयड, फ्रैंक और लॉयड, लॉयड ये गलत है। फ्रैंक और लॉयड ने स्थान को क्या माना है? स्थान को आंतरिक भाग को अभिव्यक्त करने का माध्यम माने हैं और उनके अनुसार यह वह साधन है जो मानवीय उपयोग हेतु काम आता है और जिसके अंदर जीवन व्यतीत होता है। यह आधारभूत धारणा स्थान की मानवीय उपयोग से संबंधित है, जिसकी अधिकांशतः आंतरिक भाग की सज्जा करते समय उपेक्षा की जाती है और इसको कोहल वर्ग, इसको मतलब इसको जो है इसको लेहस्मा जो है लेहस्मा जो क्या कहते हैं कि इसको लेहस्मा कहते हैं कि स्थान का मूल उसके कार्यों का उत्पाद नहीं है वरन उसके वातावरण का उत्पाद है। स्थान का मूल्य क्या है? उसके कार्य का उत्पाद नहीं परंतु उसके वातावरण का उत्पाद है। तो आंतरिक सज्जा में जो है कि प्रभावित करने वाले तत्व विविध आते हैं। तत्व जो है कि विविध आते हैं, जैसे कि संरचनात्मक तत्व होता है आंतरिक सज्जा को प्रभावित, जैसे कि आंतरिक सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तत्व में जैसे मकान की संरचना, चित्र प्रकार, एक नगर की कितनी ही अच्छी तरह योजनाबद्ध करके उसके जैसे कि सड़क, उद्यान, स्कूल आदि बनाए जाए, किंतु यदि उसमें बने मकान कुरूप हो तो
वह नगर भी कुरूप दिखाई देता है। मतलब जैसा संरचना रहेगा उसी के अनुसार ही उसको सजाया जा सकता है। तो उसके तत्व जो है कि आंतरिक तत्व हैं और वातावरणीय तत्व हैं। वातावरणीय तत्व में जैसे कि तापमान, कमरे का तापमान कैसा रहना चाहिए, प्रकाश और आर्द्र वायु की मात्रा होती है वातावरणीय तत्व में। और मुख्य उपकरण फर्नीचर होता है। यह दो भी उसी तत्व में आता है। मुख्य उपकरण फर्नीचर होता है। और अन्य तत्व जैसे कि भारतीय संसाधन, पारिवारिक आवश्यकता एवं रहन सहन, उपलब्ध सजावट के साधन। तो ऐसे ही आंतरिक सज्जा जो कि प्राचीन और आधुनिक विचार के रूप में दिया गया है। तो प्राचीन सज्जा के रूप में अमेरिका को आंतरिक सज्जा का उपयोग प्राचीन सज्जा में अमेरिका को क्या आधुनिक अमेरिका को आधुनिक सॉरी लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, उंगली से लिख रही हूँ तो थोड़ा गलत सलत लिखा जा रहा है। तो आंतरिक सज्जा में जो है कि अमेरिका में आंतरिक सज्जा का उपयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। आंतरिक सज्जा का उपयोग जो है कि 19वीं शताब्दी में किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में दिखाई दिया था आंतरिक सज्जा का उपयोग। और सन 1897 में न्यूयॉर्क के एडिथ व्यूआल्टन ने लिखा था कि उस समय वस्तु विज्ञान मतलब वास्तुविज्ञ गृह सज्जा को वस्त्र बनाने की शाखा के रूप में देखते थे। और 1920 तथा 1940 तक पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैलियों का उपयोग किया गया था क्योंकि आंतरिक सज्जा समय तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा मतलब ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो बोरिंग होने लगेगा ज्यादा डिस्टर्ब। तो ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जानते हैं कि तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए शैलियों में से कौन सी निम्नलिखित शैलियां लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है। तो नीचे दी गई शैलियों में से कौन सी निम्नलिखित शैलियां जो कि लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है। तो लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है एडम है, विलियम एवं मेरी जो कि नहीं है, और हेपल वाइट है, चिम्पेंडेल है, सीअर्टन है। तो एडम है, हेम्पल वाइट है, चिम्पेंडेल है, सीअर्टन है। तो ए सी डी ई। तो ए सी डी ई किसमें है, ए सी डी ई जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। तो निम्नलिखित शैलियां लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है। शैलियों में चिम्पेंडेल लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है। तो एडम, हेपल वाइट, चिम्पेंडल, सीअर्टन जो कि इनके भाग हैं। तो जॉर्जियन समूह के अनुसार विलियम यू के वास्तुकला का प्रयोग करने के लिए जॉर्जियल का प्रयोग किया जाता है। 1837 में इसकी उनकी मृत्यु के बाद विक्टोरिया शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब कि जॉर्जियल समूह के अनुसार विलियम इफ की वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए जॉर्जियन का प्रयोग किया जाता है। और 1837 में उनकी मृत्यु के पश्चात जॉर्जियल की मृत्यु के पश्चात विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया जाता था, जॉर्जियन। तो ब्रिटेन में जॉर्जियानी समूह जो कि अपेक्षाकृत शांति प्रिय था, अपने भवन निर्माण में काफी वृद्धि देखी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित करने वाला कारक है। तो आंतरिक गृह सज्जा जो है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित करने वाला कारक में संरचना आएगा। अगर संरचना सही रहेगा तो सज्जा मतलब कि सज्जा करने में अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर ए होगा, संरचना। तो आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक मकान की संरचना है। मकान की बनावट या संरचना जो है कि एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि एवं भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बनावट। अर्थात मकान की संरचना उपरोक्त स्थिति उपयुक्त एवं श्रेणी रहने पर भी यदि मकान की संरचना श्रेष्ठ नहीं है तब सुंदर, सुदृढ़,
कलात्मक, उपयोगी, मजबूत एवं आकर्षक भवन नहीं बनाया जा सकता है। एक आदर्श एवं उत्तम भवन बनाने के लिए पहली आवश्यकता उसका नक्शा बनवाना है। मतलब एक आदर्श और उत्तम भवन बनाने के लिए पहली आवश्यकता है उसका नक्शा बनवाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर पत्थर है, इसमें सबसे सर्वाधिक कठोर पत्थर कौन सा है? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कि सर्वाधिक कठोर पत्थर है, तो इसका आंसर ग्रेनाइट होगा। तो देखिए यह आरपीएससी स्कूल लेक्चरल में पूछा गया है, 2013 का क्वेश्चन है, मतलब 2013 में पूछा गया है। तो ग्रेनाइट ज्वलनशील चट्टान से निर्मित कठोर पत्थर या क्वार्टर्स सही से दिखाई नहीं दे रहा, फेल्डस्पर तथा अभ्रक के मिलने से बनता है। अभ्रक कम हो तो यह अधिक मजबूत हो जाता है, अतः अणुयुक्त होता है तथा बारीक कर्म से मजबूती और चमक बढ़ती है। इसका रंग हल्का गहरा स्लेटी होता है। बहुत महंगा होने से इसका उपयोग अत्यंत संपन्न परिवार ही घरों में कर पाते हैं। यह आंध्र कर्नाटक में विशेषतः मिलता है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेषतः मिलता है ग्रेनाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है अनुरूपता तथा अनुपात, संतुलन, लय एवं बल। तो यह तीनों जो है कि आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत है। तो उपयुक्त सभी होगा। आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं जो कि इसमें दिया गया है, पांचों प्रकार, जैसे अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय एवं बल। ये आंतरिक सज्जा के 5 प्रकार हैं। तो आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत अनुरूपता तथा अनुपात, संतुलन, लय एवं बल है। अनुरूपता रेखा, रूप, आकार, विचार, बनावट अथवा रंग इत्यादि में एक समानता या एक रूपता का भाव उत्पन्न करना ही अनुरूपता कहलाता है। अनुपात कला, मतलब अनुपात जो है कि कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुपात क्या है? कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अनुरूपता भी रेखा, रूप, आकार, विचार, बनावट एवं अथवा रंग इत्यादि में एक समानता या एक रूपता का भाव उत्पन्न करना ही अनुरूपता है। एक समानता या एक रूपता का भाव, एक समानता या एक रूपता का भाव उत्पन्न करना ही अनुरूपता है। और अनुपात क्या है? कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे संबंधों का नियम लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि यह कला के तत्वों से संबंधित होते हैं। कला का आशय किसी व्यक्ति की उचित माप एवं आकार से होता है, उचित माप और आकार से होता है। तो संतुलन क्या है? संतुलन के बारे में बताया है कि तो संतुलन के बारे में बताया कि स्टेला सुंदर राज के अनुसार, स्टेला सुंदर राज ने कहा है कि संतुलन स्थिरता व बल का समान वितरण है। संतुलन क्या है? स्थिरता और बल का समान वितरण है। यह विश्राम तथा शांति देता है। यह विश्राम तथा शांति देता है। संतुलन विश्राम तथा शांति देता है। यह रंगों एवं आकृति के जैसे सहयोग द्वारा किया जाता है। यह रंगों एवं आकृति के जैसे सहयोग द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्रक के दोनों ओर समान आकर्षण हो। और लय क्या है? लय आंखों को गति प्रदान करता है। लय जो है कि आंखों को गति प्रदान करता है। और संतुलन जो है कि स्थिरता व बल देता है और विश्राम और शांति देता है। यह है, पूछ देगा कि एग्जाम में कि स्थिरता और बल कौन सा देता है, तो उसमें संतुलन, लय, अनुपात, समानुपात ये सभी होगा। तो आपको लगाना होगा संतुलन, तो संतुलन सही हो जाएगा। और अगर पूछ देगा कि आंखों को गति प्रदान कौन करता है, तो यही रहेगा संतुलन, समानुपात, लय, ये सब रहेगा। तो आप लगा देंगे लय। देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है कि फंस रहे हैं। तो ये जो यूथ पब्लिकेशन का बुक होता है ना, उसमें जो डिब्बा वाला होता है ना,
उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें से बहुत जो है कि क्वेश्चन फंस जाता है। देखिए इसका सिद्धांत जो है कि पांचों सिद्धांत बता दिया है इसने। पूछा है एक क्वेश्चन और बताया पांचों सिद्धांत के बारे में, थ्योरी पूरी बता दी है। तो देखते हैं। तो लय क्या है? लय आंखों की गति प्रदान करती है, जो कि कला के तत्वों की नियमित वृद्धि अथवा माप को चिन्हित करती है। लय कला में गति प्रदान करती है। बल केंद्र में सबसे सुंदर वस्तु रखकर उसके सामने और आसपास कुछ अन्य वस्तुएं रखी जाती है। मतलब बल केंद्र में सबसे सुंदर जो वस्तु रखी जाती है, वस्तु रखकर उसके सामने आसपास कुछ अन्य वस्तु रखी जाती है, जिससे केंद्र में रखी जाने वाली वस्तु की महत्ता इस बात को प्रदर्शित कर सके कि सज्जा का मुख्य बिंदु क्या है, और यह प्रदर्शन दबाव या बल कहलाता है। मतलब अगर केंद्र के बीच में कोई वस्तु, मतलब एक वस्तु है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा है और आकर्षित कर रही है, और चारों तरफ अन्य सामान है, तो हमें आकर्षित कौन कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बल लग रहा है ना। जैसे कि आप कोई गाना देख रहे हैं, तो एक हीरोइन है, तो उसी को ही हिंट दिया गया है, तो वह जो है कि दबाव पैदा कर रहा है, दबाव दबाव लगा रहा है, दबाव उसी को ही हम ज्यादा देख रहे हैं कि ये डांस कर रही है, ये जो इसके आगे पीछे सभी एक समान दिख रहे हैं, तो इससे हम नहीं देखते हैं, इसी को ही देखते हैं। तो ऐसे, तो जिसके केंद्र जो है कि यह केंद्र है, केंद्र के सामने और आसपास कुछ अन्य वस्तु रख दी जाती है, जिसे केंद्र की रखी जाने वाली वस्तु की महत्ता इस बात को प्रदर्शित कर सके कि सज्जा का मुख्य बिंदु क्या है, और यही प्रदर्शन दबाव या बल उत्पन्न करता है। यही प्रदर्शन जो है कि दबाव या बल उत्पन्न करता है, बल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अविकथन और कारण आर कह रहा है कि दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। तो दीवार और छत को हल्के रंग और निष्प्रभ पेंट करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। तो यह सत्य है। हल्का रंग होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर दे लेता है। तो यह भी सत्य है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए होगा। तो दीवार और छत के हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उत्पन्न प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जैसे कि हल्का कलर है, जैसे व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर जो है कि प्रकाश ज्यादा, मतलब प्रकाश फैलाता है कमरे में, प्रकाश ज्यादा। अगर वही ब्लैक रहता है ना, तो नहीं प्रकाश फैलाता। अगर हम देखिए धूप में चल रहे हैं, काला कपड़ा पहने हैं, तो वो जो है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है और गर्मी पैदा करता है। वह वो गर्मी, हीट को ले रहा है ज्यादातर। और जो प्रकाश जो है, व्हाइट प्रकाश है, जो कि वह ठंडा करता है, और कमरे में जो है कि प्रकाश ज्यादा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, तो बांस संरचना के पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो। भवन में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उसे घर बनाती है? जैसे देखिए, जब किसी घर में जो है कि भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, तो बांस संरचना को पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं है कि भवन की सारी आवश्यकता पूरी हो गई है, मतलब भवन आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य पूरा हो चुका है। तो भवन के निर्माण में निम्नलिखित कौन सी सुविधा है? देखिए, दीवार की सज्जा, अगर दीवार की सज्जा भी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी है आवश्यकता, ये अपने ऊपर है, सजावट बनाने के लिए दीवार की सज्जा कर सकते हैं। पर जलापूर्ति के साधन ना हो तो भवन की आवश्यकता, या मतलब आवश्यकता नहीं है, मतलब उद्देश्य पूरा हो चुका है, मतलब कि उद्देश्य जो कि जलापूर्ति के साधन है, अगर जलापूर्ति के साधन हो गया, तो समझो कि ये आवश्यक आवश्यकता है। दीवार की सज्जा जो कि आवश्यक आवश्यकता नहीं है, सुंदरता बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। जलापूर्ति नहीं है तो साधन पूरा नहीं हो पाएगा। तो जलापूर्ति, नमी, ताप नियंत्रण उपकरण,
तो यह सब जो है कि उद्देश्य पूरा करने की आवश्यकता है। और क्षैतिज परिचालन ये नहीं है। तो इसमें 3 ही आंसर दिया गया, तो इसका जो है कि दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है? तो डी में है। तो इसका आंसर डी सही होगा। दूसरा, तीसरा, पांचवा दिया गया, सॉरी, क्षैतिज परिचालन होगा, ताप नियंत्रण उपकरण नहीं है, क्षैतिज परिचालन है। जैसे देखिए, जलापूर्ति के साधन, नमी, ताप नियंत्रण उपकरण में नहीं आएगा, क्षैतिज परिचालन होगा। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, तो इसका होगा आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो। भवन में निम्नलिखित में से निम्न सुविधाएं जलापूर्ति के साधन जैसे नमी, क्षैतिज परिचालन आदि सुविधाएं उसके घर बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे विंडो भवन के दीवार के सिरों वे विंडो भवन के दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है। वे विंडो होता है ना, भवन के सिरे से अंदर नहीं खुलता है, बाहर खुलता है। और ये तो सत्य है, ये सत्य है। इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो सके। तो यह गलत है। इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए नहीं, कम किया जाए ताकि बैठने की जगह कम हो सके। तो इसका जो है कि यह गलत है। ए सही है पर आर जो है कि गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर ए होगा। तो वे विंडो दीवार के सिरों से बाहर की ओर खुलती है जो इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को कम किया जाए, उसमें लिखा है बढ़ाया जाए, तो कम किया जाए ताकि बैठने की जगह कम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता किससे? चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है घर की साज सज्जा से। तो इसका आंसर होगा बी, घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? इनमें से कौन सी क्रिया है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसको जो कि C6CO2 और 12H2O सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल में परिवर्तित करके C6H12O2O6 ग्लूकोज प्लस, ये ग्लूकोज का सूत्र है, और प्लस CH2O प्लस CO2 होगा, में परिवर्तित कर देता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में पाई जाती है। भवन की विभिन्न इकाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तलरूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। भवन की विभिन्न इकाइयों या सूर्य वायु की दिशा, वर्षा इलाके के तलरूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है, आमुखीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर ए होगा, आमुखीकरण। तो नेक्स्ट भाग है कला और आंतरिक सज्जा के नेक्स्ट भाग है कला के तत्व। तो कला के तत्व से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। पहले तो जानते हैं कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। कला के तत्व जो है कि 7 प्रकार के होते हैं। तो पहले जानते हैं कि कला किसे कहते हैं। जैसे कि किसी दक्षता को कला किसे कहते हैं? तो किसी दक्षता
का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किए जाए तो उसे कला कहते हैं। मतलब किसी दक्षता को का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाए तो उसे कला कहते हैं। कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ पूछेगा क्या है, तो कला का अर्थ है कला विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण है। कला विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण है। भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण है जो आनंद प्रदान करता है। क्या है? विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण। कला का अर्थ क्या है? विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण है जो आनंद प्रदान करता है, जो आनंद प्रदान करता है। कला का मुख्य उद्देश्य है किसी तत्व, सामग्री, भाव अथवा विचार को सृजन करना। किसी तत्व, सामग्री, विचारों, भाव आदि को सृजन करना अथवा विचार भाव को आदि को सृजन करना कला है। कला का मुख्य अर्थ है। तो कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कला के तत्व जो कि समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार है। कला के तत्व जो कि समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार है जो निम्नलिखित है। यक्ष है, यह जो कि 7 प्रकार का होता है। एक जो है कि रेखा होता है, रेखा जिसे लाइन कहते हैं। नमूना होता है, नमूना, रंग, आकार, पोत, इसे बनावट भी कहते हैं, पोत को बनावट, टेक्सचर भी कहते हैं। प्रकाश, ये सभी जो कि कला के तत्व हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 6। सातवां जो है कि रंग होगा। रंग है रेखा, नमूना, आकार, पोत, प्रकाश, स्थान, रंग, ये सब जो कि कला के तत्व हैं। तो कला के तत्व हैं, तो इससे संबंधित कला तत्व के संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। तो कला अगर जैसे बताया जाएगा कला के तत्व में, तो वैसे हम आप सबको बताते जाएंगे। वैसे डिब्बा में तो सारा दिया ही है। तो कला के तत्व क्या है? कला, अल्पना कहाँ से है? तो अल्पना कहाँ से है? तो अल्पना जिसे रंगोली भी कहते हैं, तो यह बंगाल से है। तो इसका आंसर ए होगा, अल्पना बंगाल से है। तो अल्पना बंगाल की रंगोली है जो रंगीन रूपांकनों, पवित्र कला या हाथों से किया जाता है। यह मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर चावल आटे के एक पेस्ट से बनाई जाती है। अल्पना शब्द संस्कृत के आलिम पाना है। क्या है? संस्कृत शब्द आलिम पाना है, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लास्टर करना। आलिम पाना का अर्थ क्या है? ब्लास्टर करना है। या कोट है, कोट करना, ब्लास्टर करना या कोट करना। परंपरागत रूप से इसे घर की महिलाओं द्वारा सूर्यास्त से पहले खींचा जाता था। यह बंगाल में भी एक लोक कला है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश में कल्पना सफेद होती है क्योंकि अल्पना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तरल पेस्ट चावल के पाउडर को पानी में मिला जाता है। अतः विकल्प ए सही है। मतलब अल्पना जो पेस्ट होती है, चावल का पाउडर होता है, उसे पानी में मिलाकर उसको कलर किया जाता है। अल्पना की मतलब रंगोली मतलब बनाया जाता है, जैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के निजी क्षेत्रों में कमरे होते हैं। घर के निजी क्षेत्र में यह कमरे होते हैं। कक्ष, स्टडी कक्ष, रसोई घर, बरामदा, बैठक कक्ष, बागीचा या बरामदा। शयन कक्ष, स्टडी कक्ष, घर के निजी क्षेत्र में यह कमरे होते हैं। तो यह निजी क्षेत्र का कमरा है, शयन कक्ष, स्टडी कक्ष। इसका आंसर डी होगा।
रसोई घर बरामदा जो है कि सार्वजनिक है, निजी नहीं है। सभी परिवार रहते हैं रसोई घर में, सभी परिवार खाना एक साथ बनाते हैं। बरामदा में सभी परिवार जो है कि एक साथ जुटकर बैठते हैं, और बैठक कक्ष में भी एक साथ रहते हैं, बागीचा में भी सभी लोग रहते हैं। बरामदा ये जो कि निजी नहीं है। शयन कक्ष और स्टडी कक्ष जो है कि अपना निजी होता है। तो शयन कक्ष घर के निजी क्षेत्र में शयन कक्ष स्टडी कक्ष होते हैं। शयन कक्ष निद्राकार या सोने का कमरा होता है। एकांतता शयन कक्ष की प्रथम आवश्यकता है। वह सुविधाजनक भी होना चाहिए तथा शोर शराबे से दूर होना चाहिए। अध्ययन कक्ष स्टडी रूम, यदि घर बड़ा है और पर्याप्त साधन है तो उसमें एक अध्ययन कक्ष भी दिया जा सकता है। यह डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे लोगों के लिए जिन्हें अध्ययन उपयोगी रहता है। अध्ययन के लिए शांति आवश्यक है, अतः इसे घर के सुदूर होने से या ऊपर की मंजिल पर रखा जाए तो ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेखाओं, स्वरूपों, रंगों, बनावट की व्यवस्था कहलाती है। रेखाओं, स्वरूपों, रंगों, बनावट की व्यवस्था। तो रेखाओं, स्वरूपों, रंगों की बनावट की व्यवस्था जो है कि नमूना कहलाती है। रेखा भी है, स्वरूप भी है और रंग भी है, बनावट भी है, तो यह सब जो नमूना कहलाता है। और आकार, लय, यह जो कि आकार, लय, संतुलन, यह जो कि कला के तत्व सिद्धांत है, तत्व नहीं है। और नमूना तत्व है। रेखाओं, स्वरूपों, रंगों, बनावट की व्यवस्था नमूना कहलाती है। नमूने चार प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक नमूना, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तालाब, जीव जंतु इत्यादि आते हैं। और दूसरा जो है कि ज्यामिति नमूना। नमूना कितने प्रकार का होता है? नमूना चार प्रकार का होता है। एक है जो कि प्राकृतिक नमूना है, और दूसरा है ज्यामितिक नमूने। तो ज्यामितिक नमूने में जैसे रेखाओं का संयोजन करके नमूने का निर्माण किया जाता है। इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयतन इत्यादि से डिजाइन बनाए जाते हैं। त्रिभुज, वर्ग, आयतन आदि से डिजाइन बनाए जाते हैं, जो कि ज्यामितीय नमूना है। और मिश्रित डिजाइन, यह जो है कि डिजाइन प्राकृतिक तथा ज्यामितिक रेखाओं के मिश्रण से बनते हैं। तो प्राकृतिक तथा ज्यामितिक रेखाओं के मिश्रण से बनते हैं। अमूर्त या आधुनिक नमूने क्या है? अमूर्त या आधुनिक नमूने, जो कि इसे आधुनिक नमूना भी कहा जाता है, यह कलाकार की इच्छा शक्ति एवं आधारित होता है। कलाकार अपनी सोच को सज्जा के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इस तरह से नमूने से विषय वस्तु अस्पष्ट होती है। इस नमूने से हर व्यक्ति अपना अलग अलग विचार रखता है। तो ज्यामिति नमूने मतलब नमूने कितने प्रकार के हैं? नमूने चार प्रकार के हैं। तो पहला नमूना क्या है? पहला प्राकृतिक नमूना है, जिसमें पेड़ पौधे, पक्षी, चिड़िया आदि आती हैं। और ज्यामिति नमूने दूसरा है। मिश्रित डिजाइन नमूना तीसरा है, जिसमें डिजाइन प्राकृतिक और ज्यामिति दोनों होते हैं। जैसे कि ज्यामिति में गोलाकार बनाया, वृत्ताकार बनाया गया है, तो उसमें पक्षी उच्छी बना दिया गया है, पेड़ पौधे बना दिए गए हैं, तो यह मिक्स होता है, तो इसे मिश्रित डिजाइन कहते हैं। और अमूर्त या आधुनिक नमूने भी होते हैं। अमूर्त या आधुनिक नमूने में जैसे कि आधुनिक नमूने भी कहा जाता है, जैसे कलाकार की इच्छा जो है कि अमूर्त है, और इच्छा शक्ति आधारित होती है, और कलाकार की अपनी सोच सज्जा के माध्यम प्रदर्शित करता है, तो यह आधुनिक नमूने हैं। तो ये चार प्रकार के नमूने चार प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारों की श्रेणी का सामंजस्य पाने की एक तकनीकी उसे कहते हैं। तो आकारों की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीकी उसे कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, अनुपात कहते हैं। तो आकारों की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीकी उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात का सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हम यह कल्पना करें कि एक मनुष्य जिसे हमने कभी नहीं देखा, वह उस कमरे में प्रवेश करने वाला है जिसमें हम बैठे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुलंबन, अनुप्रस्थ या विकिरणी रेखाओं के मिलान से आकार निर्मित होता है। अनुलंबन, अनुप्रस्थ, विकिरणी रेखाओं के मिलने से आकार निर्मित होता है तो त्रिकोणाकार होता है। अनुलंबन, अनुप्रस्थ यह रेखाओं के मिलने से त्रिकोणीय आकार मिलता है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आकार, रंग, रेखा बराबर बराबर प्रयुक्त होती हैं तो इसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। तो कला के किस अंश का प्रयोग होता है तो संतुलन होता है। बराबर बराबर होती है तो जहां बराबर बराबर आए तो समझ लिए कि संतुलन ही है। तो इसका आंसर डी होगा, संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो अनुपात जो है कि अनुपात में फीकी दीवार और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट करना चाहिए। अनुपात में जो है कि फीकी दीवार और छत के साथ गाढ़े रंग की सजावट करनी चाहिए। संतुलन में फीके रंग के कमरे के गाढ़े रंग का छितराना प्रयोग करना चाहिए। संतुलन में फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना प्रयोग करना चाहिए। और जो कि रिदम जो है कि लय, इसका मतलब है हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा रखना चाहिए। जो हल्के मतलब लय प्रदान करना, तो लय प्रदान करने में हल्के नीले जो रंग है हल्के नीले रंग दीवार वाले में नीले रंग का सोफा रखना चाहिए। और आकर्षण में क्या है, आकर्षण में सफेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग, तो यह आकर्षण नहीं करेगा। अगर सफेद दीवार है, क्रीम रंग का पेंटिंग है, तो क्रीम रंग का पेंटिंग है जो कि यह उसी में छिप जाएगा। क्रीम रंग का है तो अगर ये दूसरे कलर का रहता तो यह नहीं छिपता। जैसे पिंक कलर, कोई दूसरा कलर होता तो नहीं छिपता, तो यह आकर्षित करता। क्रीम रंग है तो उससे छिप जाएगा, तो आकर्षण नहीं कर रहा है, तो यह गलत है, यह गलत है। तो देखते हैं, तो डी मतलब गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। तो कमरे के रंग प्रयोग के लिए इनमें से अनुपात, फीकी दीवार और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट सही तरीका है, जबकि आकर्षण, केंद्र, सफेद दीवार, क्रीम रंग का पेंटिंग का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति अभिव्यक्त करती है। इसमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है। तो विकर्णी रेखा जो है कि सक्रियता, गति और शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर होगा बी। तो विकर्णता रेखा को भी लंबवत रेखा या वे वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकर्णीय विकर्णी रेखा को डायगोनल लाइन कहते हैं। डायगोनल लाइन कहते हैं और लंबवत रेखा को वर्टिकल लाइन कहते हैं। लंबवत रेखा जो है कि वर्टिकल लाइन है, तो लंबवत रेखा भी जो है कि सीधी होती है, लंबा होता है, या जो है कि शक्ति और दाब अभिव्यक्त करता है। लंबवत रेखा क्या करता है, शक्ति और दाब करता है, तो यह होगा। और विकर्णी रेखा जैसे डायगोनल लाइन जो कि तिरछा होता है, यह तिरछा होता है, तो यह जो कि गति प्रदान करता है। इसमें गति और शक्ति, यह भी लंबवत रेखा भी शक्ति प्रदान करता है, सीधी होती है, ऊंची होती है, और रेखा शक्ति और दबाव प्रदान करता है। अभी पूछेगा कि शक्ति और दबाव प्रदान कौन करता है, तो लंबवत रेखा शक्ति और दबाव प्रदान करता है। और विकर्णी जिसे डायगोनल लाइन कहते हैं, यह जो है कि गति और शक्ति प्रदान करता है, गति और शक्ति प्रदान करता है डायगोनल लाइन। तो रेखा सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है। ढलुआ और तिरछा दिखाई देता है, मतलब ढलुआ और तिरछा दिखाई देता है, तो इसे ही तिरछा कहते हैं। ढलुआ और तिरछा दिखाई
दिशा में आने जाने वाली रेखा चौड़ाई को कुछ कम करती है तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाती बढ़ाती प्रतीत होती है। चौड़ाई को जो है कि कम करती है, लंबाई को बढ़ाती है। देखिए ऐसे कर तो ये जो लंबाई बढ़ा रही है, चौड़ाई कम कर रही है। अब यही यही रेखा ऐसे रहता तो लंबाई बढ़ा देती। तो निम्न में से अभी पूछ देगा क्वेश्चन आंसर में पूछेगा कि लंबाई को बढ़ाती है और चौड़ाई को कम करती है, इसमें से कौन सा रेखा है। लंबाई को जो है कि बढ़ाती है और चौड़ाई को कम करती है। तो नहीं, चौड़ाई को कुछ कम, कहाँ से, चौड़ाई को कम करती है, लंबाई को थोड़ा बढ़ाती है। तो इसमें से कौन सा रेखा है, तो यही सब रेखा दिया रहेगा तो आप लगा देंगे कि विकर्णी रेखा या डायगोनल लाइन, जिसे तिरछी ढलुआ रेखा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा अरीय असंतुलन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अरीय संतुलन का उदाहरण है। तो अरीय संतुलन का उदाहरण है साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति। साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति, तो इसका आंसर सी होगा। साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति आर्य आर्य अरीय संतुलन का उदाहरण है। संतुलन डिजाइन के विभिन्न हिस्सों यथा रेखा आकार उपयोगिता रंग तथा बनावट की उचित अवस्था से यह एक विशेष संतुलन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक रंगीन योजना दो रंगों की बनी है। पूरक रंगीन योजना दो रंगों की बनी होती है जो है, तो यह क्या है, यह रंग योजना ये जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा, पूरक। इसे कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। पूरक को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। रंगीन योजना दो रंगों की बनी होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्त्रालंकार सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा वस्त्राकार सिद्धांत नहीं है, तो प्रकाश यह सिद्धांत नहीं, यह तत्व है कला के। तो संतुलन समानता रिदम ये जो कि सिद्धांत है। प्रकाश वस्त्रालंकार सिद्धांत नहीं है। संतुलन डिजाइन के विभिन्न हिस्सों यथा रेखा आकार उपयोगिता रंग तथा बनावट की उचित व्यवस्था से एक विशेष संतुलन की स्थापना हुई। समानता आकार की अनुरूपता हेतु वस्त्र में उपयोग की जाने वाली सामग्री उसके आकार के अनुसार होनी चाहिए। रिदम के द्वारा डिजाइन में गति लाई जाती है, इसे लय भी कहा जाता है रिदम को। इसमें डिजाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिसमें इसकी अति सूक्ष्मता को संग्रहित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंड पेपर कॉटन फैब्रिक कला के लिए तत्व की बदलाव के उदाहरण है। तो इसके उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण टेक्सचर है, जिसे बनावट भी कहते हैं। टेक्सचर है यह तत्व है कला के। सैंड पेपर कॉटन फैब्रिक कला के किस तत्व का की बदलाव के उदाहरण है। टेक्सचर जो है कि यह बदलाव का उदाहरण है, तो इसका आंसर ए होगा। ये देखिए विविध एग्जाम में पूछा गया है, एमपी पीएचडी में पूछा गया है, एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। तो सैंड पेपर कॉटन फैब्रिक कला के टेक्सचर पोत तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं। जब हम शब्द टेक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किंतु टेक्सचर के दृष्टिगत गुण के साथ स्पर्शजन्य गुण भी होता है, गुण भी है। पदार्थ में कुछ भागों में मिश्रण को पोत कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट का दानेदार पोत वस्तु की कठोरता व हल्का भी पोत को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि यह सतह के गुण को प्रवाहित करता है। कुछ महत्वपूर्ण पोत टेक्सचर की सूची जो घर की योजना बनाने वाले व सज्जाकार व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं।
इस प्रकार हवादार, छिद्रयुक्त, झुर्रीदार, दानेदार, नुकीला, गाढ़दार, रोएदार, कठोरदार युक्त कुरमुरा आदि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। तो कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। तो दीवारों की खड़ी लाइनें, तो इसका आंसर होगा खड़ी लाइनें, क्षैतिज समांतर धारियां जो कि लंबाई को करती है। यह लंबाई है या चौड़ाई है। क्षैतिज लाइनें आड़ी होती हैं, चौड़ाई नहीं, आड़ी होती हैं। और जो कि क्षितिज क्षितिज चौड़ी होती, चौड़ाई होता है, और तिरछी लाइनें आड़ी होती हैं। तो आगे देखते हैं, संतुलन और लय है। संतुलन और लय क्या है? संतुलन और लय जो कि सिद्धांत है, कला के डिजाइन के सिद्धांत है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित है तो मानव मशीन प्रणाली एमएमएस अत्यधिक प्रभावित है। तो अभिकथन ए क्या कर रहा है कि जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित है तो मानव मशीन प्रणाली एमएमएस जो है कि अत्यधिक प्रभावित है। तो ये सत्य है और कारण आ कह रहा है कि मानव मशीन प्रणाली एमएमएस में केवल मानव और मशीन शामिल है, तो यह गलत है। ये सत्य है और कारण आर गलत है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश खाली स्थान दिया गया है, इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल्य राज्य है, तो यह रामलीला है, तो इसका आंसर बी होगा उत्तर प्रदेश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावित मकान चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। प्रस्तावित मकान चित्रात्मक दृश्य कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह 3 आयामी नक्शा कहलाता है। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य 3 आयामी नक्शा कहलाता है, तो इसका आंसर सी होगा, 3 आयामी नक्शा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए। इनमें से गैर ज्वलनशील जो है कि जो जलने वाला नहीं है, भवन सामग्री का चयन कीजिए। तो एस्बेस्टस जो कि नहीं है, और जो है कि ब्रिक नहीं है, मेंटल नहीं है, ब्रिक जैसे ईंट जो कि नहीं जलेगा, मेंटल धातु नहीं जलेगा, कार्डबोर्ड, टिम्बर ये जो कि जल जाएगा। तो बी डी ई, तो इसका आंसर ए होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सहभागी उपागम किससे संबंधित है? तो सहभागी उपागम जो है कि लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता है। लोगों की प्रत्यक्ष सहभागी उपागम है। दंतक ग्रहण जो कि प्रथाओं का पालन है। दंतक ग्रहण प्रथाओं का पालन है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की 2002 से 2007 तक था। और संस्कृति जो कि सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला, दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा जो कि सी में, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो सहभागी उपागम लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता है। दंतक ग्रहण प्रथाओं का पालन है, प्रथाओं का पालन है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में आई और सांस्कृतिक सीखा हुआ व्यवहार मतलब 2002-2007 तक थी। 2002 से लेकर 2007 तक थी, 5 वर्ष तक रहता है। और सांस्कृतिक सीखा हुआ व्यवहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर्स
में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन टीयर्स में लंबा चौड़ा निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो है कि शीतल रंग योजना उपयोगिता होता है और कम ऊंचाई वाले फर्नीचर लंबा चौड़ा होता है। और जो है कि दर्पण आईना एवं शीशे का उपयोग ये भी जो है कि लंबा चौड़ा होता है, प्राप्त किया जा सकता है। और खिड़की या दरवाजों की संख्या यह नहीं है, तो यह भी है, ये भी खिड़की और दरवाजों की संख्या भी लंबा चौड़ा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह सभी है, तो इसका होगा नहीं, सॉरी खिड़की एवं दरवाजे की ज्यादा संख्या यह नहीं, लंबा चौड़ा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका पहला दूसरा तीसरा ये सही है, सही आंसर होगा। तो इंजीनियर्स में लंबा चौड़ापन शीतल रंग योजना का उपयोग होता है। इसमें रंगों के द्वारा व्यक्ति को शांति, समृद्धि, उत्साह का बोध होता है। यदि इंटीरियर्स में इस प्रकार के रंग का प्रयोग कर दिया जाए जिससे कि वह आंखों को चुभे तथा प्रकाश का अवशोषण कर ले, तो वह रंग निराशाजनक, बोझिल एवं निरुत्साहित करने वाला होता है। दर्पण का प्रयोग इस प्रकार तथा इस जगह पर करना चाहिए जहां संपूर्ण रूप से वहां रोशनी हो, जिससे कि सही रूप रंग सज्जा देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवासीय इमारत के लिए नियोजित बनाए जाने वाले योजनाओं को सही क्रम में करना। तो आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजना को सही अनुक्रम में बताइए। तो पहले जो है कि सही अनुक्रम में होगा, पहले जो कि स्थल योजना बनाया जाएगा, पहले स्थल योजना बनाया जाएगा, स्थल योजना बनाया जाएगा। तो पहला यह होगा, स्थल योजना बनाया जाएगा। फिर जो है कि फर्श योजना बनाया जाएगा, फर्श योजना बनाया जाएगा। स्थल योजना के बाद फर्श योजना, कैसा फर्श रहेगा। फिर जो है कि सर्विस ले आउट किया जाएगा, सर्विस ले आउट किया जाएगा, पहला तीसरा सर्विस ले आउट किया जाए, या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेदन किया जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेदन किया जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेदन किया जाएगा। फिर जो है कि उसके बाद परिप्रेक्ष्य योजना किया जाएगा, परिप्रेक्ष्य योजना किया जाएगा, परिप्रेक्ष्य योजना किया जाएगा। फिर लास्ट में भू आकृति योजना, भू आकृति योजना, भू आकृति योजना लास्ट में होगा, छठवां ये है। तो भू आकृति योजना, तो छठवां हो जाएगा तीसरा, छठवां दूसरा पहला, सॉरी छठवां पहला दूसरा हो जाएगा, छठवां नहीं सातवां, सॉरी सातवां है पहले पे, सातवां है, फिर पहला है, सातवां पहला तीसरा, सातवां पहला तीसरा चौथा, सातवां पहला तीसरा चौथा, सातवां पहला तीसरा, सातवां पहला तीसरा चौथा, बी में भी है, सी में भी है, सातवां पहला तीसरा चौथा। और फिर जो है कि पांचवा होगा, फिर इसके बाद स्थापन होगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो स्थल योजना, फर्श योजना, स्थल योजना किया जाएगा, फिर फर्श योजना किया जाएगा, सर्विस ले आउट किया जाएगा, अनुपस्थ परिक्षेपण किया जाएगा, फिर उत्थापन किया जाएगा, परिक्षेप योजना किया जाएगा, भू आकृति योजना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मकान की दिशा या स्थापत्य इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसे कहते हैं। तो मकान की दिशा या स्थापत्य इस प्रकार हो कि प्रकृति को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसे अवस्था
अवस्थान कहते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक गोलाकार सिवट में कट लगाए जाते हैं, आंतरिक गोलाकार सिवट में कट लगाए जाते हैं, तो यह गलत है। सीवन में कट लगाए जाते हैं तो यह गलत है। और आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है, तो यह भी गलत है। तो ए और आर जो है कि दोनों मतलब ए और आर जो है कि ए सत्य है, सॉरी ए सत्य है, ए गलत है और आर जो है कि सही है। आर सही है, लेकिन आर सही है, तो इसका आंसर ए होगा। सॉरी, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर डी होगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर डी होगा। तो सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची 2 के शब्दों को अभिव्यक्त के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अनुसार सम्मिलित करें। प्रिंसिपल डिजाइन के अनुसार सम्मिलित करना है, तो सूची 1 है और सूची 2 है। तो सूची 1 में जो है कि संतुलन दिया गया है, तो संतुलन का संबंध है, संतुलन का संबंध किससे है? तो संतुलन का संबंध है विश्राम से, तो 5वां हो जाएगा इसका, विश्राम से होगा। और लय का संबंध जो है कि लय का संबंध संगठित गतिविधियां से है, संगठित गतिविधियां से है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और विशेष बल क्या है? विशेष बल जो है कि केंद्र बिंदु होता है, तो बल प्रदान करता है, केंद्र बिंदु है। और अनुपात क्या है? अनुपात जो है कि मापनी है, अनुपात मापनी है, इसका पहला हो जाएगा। और इसका जो है कि अनुपात मापनी है, तो इसका दूसरा। तो 5वां तीसरा पहला दूसरा, देखते हैं किसमें 5वां तीसरा पहला, 5वां तीसरा पहला दूसरा, तो सी है, इसका आंसर सी सही होगा। संतुलन विश्राम है, लय संगठित गतिविधियां से संबंधित, विषय बल केंद्र बिंदु होता है और अनुपात समापनी होता है। इनमें से किस तत्व के उपयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला और आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जा सकता है? तो यह पैटर्न है, तो इसका आंसर डी होगा, पैटर्न होगा। तो जब रेखाएं किसी स्थान में जुड़ी हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप वह रेखा या आकार निर्मित होता है। जब द्विआयामी आकार तीसरे आयाम को प्राप्त करता है, तो यह स्वरूप कहलाती आकार को नमूने के रूप में समझा जाता है, जबकि स्वरूप को ठोस के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 1 में दिए गए डिजाइन के सिद्धांत को सूची 2 में दिए गए उनके उपकरणों से मिलाइए। तो पहले में सिद्धांत दिया गया और उनके उदाहरण दिए गए, उदाहरण होता है, उदाहरणों को मिलाना है। तो संतुलन का संबंध जो है कि संतुलन सिद्धांत है, तो संतुलन का उदाहरण जो है किससे है? संतुलन का उदाहरण होता है गले का चुनट होता है, गले का चुनट में संतुलन उचित अनुसार दिया जाना चाहिए, तो गले का चुनट होगा संतुलन का। तो इसका जो है कि 5वां हो जाएगा। और अनुपात का संबंध जो है कि अनुपात का संबंध होगा एम्पायर लाइन ड्रेस होगा, अनुपात का उदाहरण होगा एम्पायर लाइन ड्रेस होगा, तो इसका बी का तीसरा हो जाएगा। एक रूपता का उदाहरण है, एक रूपता का उदाहरण होता है विशेष, मतलब एक रूपता गले पर वो होना, गले पर व्यू होना, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और विशेष रूप जो है कि विशेष रूपता का संबंध होगा पोशाक के रंग में क्रमिक बदलाव होना, तो इसका जो है कि ये हो जाएगा। तो 5वां तीसरा दूसरा पहला, 5वां तीसरा चौथा दूसरा होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो संतुलन गले में पर चुनट होगा, अनुपात जो है कि एम्पायर लाइन ड्रेस होगा, एक रूपता चौकोर गला होगा, और विशेष रूप गले पर बो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र के दोनों ओर
समान रुचि एवं भार की वस्तुएं बराबर दूरी पर रखी जाती हैं, इसे कहते हैं। जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तुएं बराबर दूरी पर रखी जाती हैं तो उसे औपचारिक संतुलन कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समान समान रखा जाएगा तो औपचारिक रहेगा, अगर असमान रखा जाएगा तो वह अनौपचारिक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 के पदों को सूची 2 में मिलाना है। तो एकांतता का संबंध है। एकांतता जो कि कमरों का सही समूहीकरण है। एकांतता कमरों का सही सामूहिकरण है। तो इसका हो जाएगा कमरे का सही सामूहिकरण। एकांतता कमरे का सही सामूहिकरण होगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ये दूसरे संबंधित है। कमरों का समूह जो है कि वह कमरे के साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हो। वह कमरे के साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हों। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और लचीलापन का संबंध जो है कि एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना लचीलापन है। तो इसका चौथा हो जाएगा हवादार जो है कि दरवाजों और खिड़कियों से संबंधित है। तो इसका पहला होगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला सी में है तो इसका आंसर सी सत्य होगा। तो एकांतता कमरा का सही सामूहिकरण है। कमरों का समूह वह कमरे का साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हो। लचीलापन एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। हवादार दरवाजों खिड़कियों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन चयन कीजिए। माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है माप के जो है कि बढ़ते क्रम का जो क्रमबद्ध में रखा गया है तो इसमें सही कथन कौन सा है। तो नाप सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात, यह जो कि इसका सही क्रम है। तो इसका आंसर बी होगा इसका आंसर। तो माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए हैं कथन में सूचक जैसे नाप सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात होता है। सजावट का सिद्धांत इसमें क्या है। प्रकाश, बनावट, रूप, रेखा और स्थान ये जो है कि सजावट के तत्व हैं। और अनुपात, अनुरूपता जो कि सजावट के सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सजावट का सिद्धांत अनुपात, अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सजावट के दौरान अनुपात के रूप में ही साज सज्जा के सामानों का प्रयोग करना चाहिए। साज सज्जा के सामानों का प्रयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो नाचेज क्या है। नाचेज का संबंध क्या है। नाचेज जो है कि बैंक आर्म होल से संबंधित है। बैंक आर्म होल से संबंधित नोचेस जो कि बाजू का जो बना रहता है वो नोचेस जो है कि बैक आर्म होल। और एकल नोच क्या है। एकल नोच का संबंध इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और एकल नोच का संबंध जो है कि श्रीवन रेखा से है। श्रीवन रेखा से है तो इसका तीसरा हो जाएगा। और दोहराव नाच क्या है। दोहराव नोच क्या है। दोहराव नोच जो है कि फ्रंट आर्म होल है। दोहराव नोच फ्रंट आर्म होल है जो है कि जो सिला जाता है जैसे कपड़ा है ये जो सिला जाते हैं तो यह फ्रंट आर्म होल ये गला है। यह आर्म नोच में जो गला लगाया जाता है मतलब कि जो बाजू लगाया जाता है यह नोच है। तो इसे कहा जाता है बैक आर्म होल। उसके पीछे वाला बैक आर्म होल का नकल नॉच क्या है। एकल नॉच क्या है। एकल नॉच की सीवन रेखा है। और दोहराव नॉच क्या है। फ्रंट आर्म होल है। और संतुलन चिन्ह जो है कि कटाई रेखा है। संतुलन चिन्ह
कटाई रेखा है, तो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। तो नोचेस क्या है? बैक आर्म होल है। नोचेस बैक आर्म होल है। एकल नोच सीवन रेखा है। दोहराव नोच फ्रंट आर्म होल है। संतुलन चिन्ह क्या है? कटाई रेखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएगी उनका सही क्रम क्या है? मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उनका सही अनुक्रम क्या है? उनका सही अनुक्रम क्या है? तो उनका सही अनुक्रम पहले तो होगा कार्य केंद्र की चिन्हित करना होता है। कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है, पहला यह हो गया। फिर जो है कि कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है, फिर फ्लोर प्लान बनाना होता है। दूसरा यह है, फ्लोर प्लान बनाना होता है। फिर डोरी से मार्ग को चिन्हित करना होता है। डोरी से मार्ग को चिन्हित करना है। फिर लास्ट में जो है कि डोरी की लंबाई मापना होता है। डोरी की लंबाई मापना होता है। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा जो है कि बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है, फ्लोर प्लान बनाना होता है, डोरी से मार्ग को चिन्हित करना होता है, डोरी की लंबाई नापना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समूह से सभी कला के तत्व हैं? इनमें कौन सा समूह है कि कौन से समूह में जो है कि सभी कला के तत्व हैं? तो रेखा, पोत, अनुपात। तो इसमें जो है कि अनुपात सिद्धांत है और रेखा, आकार, रंग, तो इसमें जो है कि कला के सभी तत्व हैं, तो इसका आंसर बी होगा। इसमें लय है जो कि सिद्धांत है, संतुलन भी सिद्धांत है, ये इसका आंसर भी सही होगा। तो आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनका कला की ओर रुझान और बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि कला सौंदर्य उत्पन्न करती है और कला को भली भांति समझने के लिए एवं कलात्मक सृजन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला के तत्व रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कला का सिद्धांत जो एकता आभास उत्पन्न करता है, कला का सिद्धांत जो एकता आभास उत्पन्न करता है, तो इसमें से कौन सा है? तो यह जो है कि एक रूपता है। कला का सिद्धांत जो एकता का अभाव उत्पन्न करता है, तो एक रूपता जो है कि एकता का अभाव उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर सी सत्य होगा। तो एक रूपता, अनुरूपता को एकता और भिन्नता, हार्मनी को एकता और भिन्नता, यूनिट एंड द वेरिटी का सिद्धांत कहा जाता है। एकता, अकेलापन, संबंधित भावों की संपूर्णता सफल डिजाइन के लिए आवश्यक है। डिजाइन के सभी तत्व सिद्धांत आपस में मिश्रित होकर एक रूपता उत्पन्न करते हैं। एक रूपता उन सभी वस्तुओं की आधारभूत आवश्यकता है जिसमें आकार के साथ साथ उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बराबर बराबर दोहराई जाती है कहलाती है। किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बराबर बराबर दोहराई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि रिदम कहा जाता है। उसे रिदम कहा जाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, रिदम। तो रिदम लय अनुशासनात्मक गति और सामान्यतः तत्वों की नियमित वृद्धि द्वारा या माप के दोहराव द्वारा चिन्हित की जाती है। यह आंतरिक सज्जा में स्थान और स्वरूप के संगठन को इस प्रकार व्यवस्थित और परिवर्तित करती है जो कि आंखों को डिजाइन के क्रम में निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के तत्व होते हैं, तो कला के तत्व जो कि 7 होते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो यहाँ पर भी दिया है। तो कला के तत्व 7 हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश,
स्थान। नमूने के सिद्धांत है, नमूने के सिद्धांत जो है कि 5 होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। नमूने के सिद्धांत 5 होते हैं, तो सिद्धांत को देखते हैं। तो अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव, ये जो है कि कला के सिद्धांत हैं। नमूने, उसे नमूना भी कहते हैं, नमूना के सिद्धांत है। और नमूना के जो कि तत्व हैं, नमूना, रेखा, आकार, प्रकाश, सतत, पोत, रंग, ये जो कि तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन से परिधान में आता है। संतुलन से परिधान में आता है, तो संतुलन से परिधान में क्या आता है? जो कि विश्राम और भाव आता है। विश्राम और भाव संतुलन में परिधान से आता है, तो इसका आंसर ए होगा। संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव का उद्भव होता है। संतुलन कला के मूलभूत सिद्धांत में से एक है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन होते हैं। औपचारिक संतुलन जो कि बीच में है, समान भाव से, बराबर बराबर भाव से है, तो उसे औपचारिक संतुलन कहते हैं। और बीच का वस्तु है, यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर कुछ है, तो यह जो कि अनौपचारिक संतुलन होता है। तो समानुपातिक प्रभाव के नियामक है। समानुपातिक प्रभाव के नियामक क्या है? तो उसके जो है कि रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। समानुपातिक माप का प्रभाव है, तो इसका आंसर सी है। तो आकृति में समानुपाती प्रमाण उत्पन्न करने के लिए रेखा, दूरी तथा विभिन्न मापों का प्रयोग किया जाता है। किसी चित्र में कुछ आकृतियां बहुत बड़ी और शेष आकृतियां बहुत छोटी अंकित होंगी, तो चित्र में सामंजस्य का अभाव उत्पन्न होता होगा। ऐसी स्थिति में या तो हम छोटी आकृतियों को परिप्रेक्षित दूरी में कल्पित करना होगा, या फिर उन्हें भीमकाय प्रणाली अथवा बौनों के रूप में सोचना पड़ेगा। खड़ी अथवा बड़ी रेखाओं के प्रयोग से भी आकृतियां छोटी बड़ी प्रतीत होती है। जैसे खड़ी जो है कि यह है और बड़ी यह है, तो और उसके अनुपात भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूना किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो यह जो है कि ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। निचले भाग को, भीतरी भाग को, किसी भी भाग को, ये सब नहीं है, तो ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्दा हमेशा लगाना चाहिए, पर्दा हमेशा कैसा लगाना चाहिए? तो पर्दा हमेशा जो है कि मोटा तथा पूरे दरवाजे व खिड़कियों पर हो। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे व खिड़कियों पर हो, तो यह सत्य है। पतला आधे दरवाजे व खिड़कियों पर हो, यह नहीं होना चाहिए। पतला एवं पूरे दरवाजे खिड़कियों पर हो, तो यह भी नहीं होना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं पर्दा लगाए, इससे बढ़िया तो बिना पर्दा का ही रहे तो ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, मोटा तथा पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर हो। वह झलकने लगेगा तो कैसा पर्दा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? तो कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तुएं, तो यह सत्य है। इसका आंसर ए होगा। केंद्र के ऊपर नीचे, ये गलत है। अलग अलग रंग, ये भी सही नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांडला एक फर्श सजावट है। तो मांडला एक फर्श सजावट है, यह कहाँ का है? तो यह जो है कि कहाँ का है? तो यह जो है कि राजस्थान का है, तो इसका आंसर डी होगा, यह राजस्थान का है। तो परंपरागत पर आधारित लोक शैली भारत के घर आंगन में जन्मी है। लोक कला अल्पना जो कि बंगाल का है, अल्पना बंगाल का है, तो आंगन की जन्मी है। लोक कला को भारतीय स्त्रियों ने जो है कि जीवित रखा है। देश के विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न लोक शैली प्रचलित है, जैसे
साथिया गुजरात में है, अल्पना पश्चिम बंगाल में तथा मांडला राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिकल्प डिजाइन, जिसे डिजाइन भी कहते हैं, या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। तो एक अभिकल्प या परिधान के अंदर के संबंधित सिद्धांतों के बीच के संबंध को कहा जाता है, तो वह अनुपात है। इसका आंसर डी होगा, अनुपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्तु बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्तु बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह जो कि सजावटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर की सजावट से तात्पर्य है। घर की सजावट से तात्पर्य क्या है? तो घर की सजावट से जो है कि कमरों की उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। घर में फूलदार तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना यह जरूरी नहीं सजावट का है। घर की कीमती सजावटी सामान होना तो जरूरी नहीं कि कीमती हो तभी वो सजावट होगा, बिना कीमती भी हो सकता है। तो कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना यह सत्य है। तो इसका आंसर सी होगा। कालीन तथा पर्दे आदि का अधिक होना, तो यह भी गलत है। अधिक ज्यादा रहेगा तो वह अच्छा नहीं रहेगा सजाने के लिए। तो घर की सजावट से तात्पर्य है कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। गृह सज्जा के लिए बहुमूल्य एवं आधुनिकतम वस्तुओं एवं साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वरन रुचि एवं सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है। गृह सज्जा के लिए कला तथा कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। सजावट के सिद्धांत के तत्व कौन से हैं? अनुपात, संतुलन, प्रभाव। यह जो है कि सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। तो इसका आंसर ये सभी होगा। तो इसका आंसर डी होगा। गृह सज्जा के मूल सिद्धांत है सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता का सिद्धांत। गृह सज्जा में कलात्मकता एवं अनिवार्य तत्व होता है, अतः गृह सज्जा में कलात्मकता एक अनिवार्य तत्व होता है। अतः गृह सज्जा के समय कला के मुख्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कला के मुख्य नियम या सिद्धांत है अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, लय, दबाव तथा प्रभाव होता है। यह मुख्य नियम व सिद्धांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। तो अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। तो रेखा, आकार, बनावट, इन तीनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। कलात्मकता के लिए अनुरूपता आवश्यक है। कलात्मकता के लिए अनुरूपता आवश्यक है। गृह सज्जा से संबंधित किसी भी वस्तु में अनुरूपता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार के मुख्य तत्व हैं रेखा, रूप, आकार, बनावट, विचार तथा रंग आदि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुरूपता से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है, यह कथन है। तो अनुरूपता से तात्पर्य मतलब संबंधित है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप संबंध, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि स्टेला सुंदरराज का है। स्टेला सुंदरराज का है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, यह कथन स्टेला सुंदरराज का है। अनुपात के अंतर्गत तीन तत्व आते हैं, अनुपात में लाइन, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। ये जो कि अनुपात के अंतर्गत आते हैं। अनुपात का सिद्धांत संबंधों का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा से तात्पर्य है, गृह सज्जा से क्या तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। तो यह गृह सज्जा से तात्पर्य है।
ना कि कम स्थान अधिक खर्च कम समय में खर्च हो जाना, तो यह अधिक खर्च नहीं है। अधिक स्थान कम खर्च अधिक समय में घर को सजाना, तो यह भी नहीं संबंधित है। सबसे सही प्रश्न ये है, एक ए सही है, कम स्थान कम खर्च कम समय में घर को सजाना, तो इसका आंसर ए सत्य है। तो गृह सज्जा से तात्पर्य है हम कम स्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना है। कम समय में घर को सजाना है। गृह सज्जा के लिए कीमती तथा अधिक सज्जा अधिक संख्या में वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, वरन उपलब्ध वस्तुओं की उत्तम व्यवस्था तथा कलात्मकता की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं तो लय होता है। चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं तो लय है। तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। तो चढ़ाव व उतार के एक विशिष्ट पैटर्न को लय कहा जाता है। लय के लिए अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त है, तो जिसकी उत्पत्ति रेन से हुई है तथा जिसका अर्थ है प्रवाह तथा लय का अर्थ है प्रवाह। अतः लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। जहाँ गति प्रवाह और यानी विराम का पारस्परिक संघात अथवा मेल होता है, वही लय की अनुभूति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कला के आधारी तत्वों में से एक है। कला के आधारी तत्वों में से एक क्या है? तो रेखा है। आधारी तत्वों में से एक रेखा है, तो इसका आंसर सी सही होगा, रेखा। कला के 7 प्रमुख आधारी तत्व रेखा है, जो कि संतुलन लय अनुरूपता सिद्धांत है। तो कला के 7 प्रमुख आधारी तत्व रेखा है। आकृति, वर्ण, तान, वय तथा अंतराल प्रकाश है। रेखा का प्रयोग कला में प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने अपनी आत्मविविधता को रेखाओं के माध्यम से ही, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखा सरल एवं वक्र दो प्रमुख रूपों में पाई जाती है, परंतु वक्र रेखाओं का कला में ज्यादा ही महत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। क्या फर्श पर अल्पना बनाना, तो यह है। दीपावली या शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना, तो यह जो है कि नहीं है। गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है, सॉरी यह है शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना, यह सत्य है। घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, तो यह जो है कि गृह सज्जा का जो है कि विभिन्न अंग नहीं है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर सी सही होगा। रंग बिरंगे कागज एवं फूल पत्तियों में रंग को सजाना, यह सत्य है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गृह सज्जा अभिव्यक्ति है। गृह सज्जा अभिव्यक्ति है तो किसकी? गृह सज्जा अभिव्यक्ति किसकी है? तो यह पति की रुचि का या गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, या व्यक्ति या परिवार की रुचि का। तो इसका आंसर बी सही होगा, व्यक्ति या परिवार की रुचि का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कला का सिद्धांत है। तो कला का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो रेखा, प्रकाश, संतुलन। तो संतुलन जो है कि कला का सिद्धांत है। रेखा, प्रकाश या तत्व है, तो इसका आंसर सी सत्य होगा। जब कलात्मक चित्रकारी करता है तो चित्रकला के विभिन्न तत्व रेखा, रंग, रूप आदि का सुनियोजित व कलात्मक रूप प्रयोग करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति चित्र में करता है, तो वह समायोजन कहलाता है। इसे देख चुके हैं, तो यही फिर से बताया है, तो जो हम लोग देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विशेष रूप से सजावट के प्रयोग किया जाता है। तो यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। क्या कढ़ाई, कैंची या कतरने, या अत्यधिक कतरन या हल्का कतरन? तो हल्का कतरन, यह सही है इसका आंसर। तो हल्का कतरन विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रंगीन छोटे कतरन वस्त्र के अनुरूप लाए जाते हैं, ताकि वस्त्र में आकर्षण उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रधान के नमूनों की रचना
में रेखाओं, आकारों, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित रखने के लिए भी है। तो आदि को व्यवस्थित रखने के लिए भी है, तो कला के मूलभूत सिद्धांत को सहारा लेना चाहिए। कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, तो इसका आंसर ए होगा। परिधान के नमूने की रचना में रेखाओं, आकारों, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो हमारा जो है कि वह भाग खत्म हो गया कला के तत्व से। अब जो है कि आंतरिक सज्जा का भाग है डिजाइन व पोत। डिजाइन व पोत है, तो यह जो है कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो कि बहुत बड़ा क्लास हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा क्लास रहेगा तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा। तो ठीक है, यह जो कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए।